आपको पता होगा कि अभी पिछले हफ्ते भारतीय वायुसेना का एक जगुआर विमान राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और साथ में 2 होनहार पायलट्स की जान चली गई। ये पहला मौका नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने अपने पायलट और अपने जहाज गंवाए हैं। सितंबर 2024 से अगर बात करें तो अभी तक हमने 2 MiG-29, 1 मिराज 2000 और 2 जगुआर विमान खोए हैं और साथ में 3 होनहार पायलटों ने अपनी जान दे दी। तो आखिर भारतीय वायुसेना इस हालात में क्यों है? इन सब का उत्तर जानने के लिए आज हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ। आप इनसे भली भांति परिचित हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ स्वयं एक फाइटर पायलट रहे हैं। हाँ, थैंक यू कर्नल राठौर। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और हम इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मेरी कमीशनिंग हुई थी 1979 में और मुझे वो दौर याद है 1979 में जब इंडियन एयरफोर्स में जगुआर आ रहे थे। 1979 में जगुआर आए थे? हाँ, ओके। बहुत शानदार एयरक्राफ्ट। भारतीय वायुसेना को एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, DPSA, और जगुआर ने तब से लेके आज तक बहुत ही शानदार रोल अदा किया है। हमारी जो ग्राउंड अटैक फोर्स है, जगुआर उसका बैकबोन रही है। और मुझे याद है उसी दौरान 1984 1985 में इंडियन एयरफोर्स में हमने मिराजेस को इंडक्ट किया। ओके। और जाहिर बात है, दुनिया का बेहतरीन, सबसे शानदार फाइटर विमान, एक से एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट, बहुत ही अच्छा एयर टू एयर रेडार और दुश्मन को दूर से मार डालने के लिए मात्रा मिसाइलें। और मेरे ख्याल से मिराजेस ने बहुत अच्छा काम किया। जब हमें ज़रूरत पड़ी एयर डिफेंस ऑफ स्काईज ऑफ इंडिया, सबसे पहले प्रेफर्ड एयरक्राफ्ट कौन सा है? मिराजेस है। इसी तरह से कर्नल राठौर, उसी दशक में 1987 1989 के आसपास हमने MiG-29 को इंडक्ट किया, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को एक पॉइंट डिफेंस के लिए एक बढ़िया, बहुत ही कारगर इंटरसेप्टर चाहिए था। और इंडियन एयरफोर्स के एनालिसिस के हिसाब से MiG-29 इस रोल में फिट हो रहा था। दुश्मन की वार्निंग आई, तुरंत टेक ऑफ, दुश्मन का पीछा किया, तुरंत रेडार से लॉक ऑन किया, शूट डाउन किया और वापस आकर लैंड बैक किए। 80 के दशक से आज 2024 में हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि ये तीनों जहाज 40-44 साल पुराने हो गए हैं। तो क्या आज भी उनकी इतनी ही उपयोगिता रह गई या कटिंग एज रह गई? कर्नल राठौर, होता ये है कि कोई भी फाइटर विमान जब मैन्युफैक्चरर बनाता है तो वो कहता है ठीक है, आप इसको 20 साल उड़ा लो, 30 साल उड़ा लो मिड लाइफ अपग्रेड के बाद। मिड लाइफ अपग्रेड में दर्शकों को बता दूं जो एयरफोर्स बैकग्राउंड से नहीं है, करते हैं कि उसका रेडार बढ़िया वाला लगा देते हैं, इंजन वही रहता है। करते क्या है कि उसमें अच्छा वाला एयर टू एयर मिसाइल लगा देते हैं। आजकल परंपरा है कि उसमें बढ़िया लेज़र गाइडेड बॉम्ब डिलीवर करने की व्यवस्था कर देते हैं। अब खींच खांच के आप एक फाइटर विमान को 30 साल उड़ा सकते हो। जी। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ठीक है हम डेमोक्रेसी हैं, उभरते हुए देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, टैक्स पेयर अपना हार्ड अर्न पैसा दे रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो गया कि अगला फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आ रहा है। जब अगला फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आया, जैसे हम अभी देख रहे थे 80 के दशक में फाइटर एयरक्राफ्ट आ गए, 90 के दशक में कुछ नहीं आया, 95 2000 कुछ नहीं आया, उसके बाद से सुखोई 30 आने शुरू हुए। जी हाँ। तो अगर हम सन 2000 से लेके अभी तक देख लें, 2017-18 तक लगातार HAL ने बहुत शानदार काम किया। शुरुआती दौर में हमने करीबन 40 सुखोई रशिया से बने बनाए ले लिए और HAL ने भी करीबन 230 इंडिया में असेंबल किए।
तो इंडियन एयरफोर्स में 270 के आसपास सुखोई 30 हैं। ये 2000 से लेके 2018-19 तक बन गए सब। लेकिन हुआ क्या कि जब 80 के दशक में लास्ट फाइटर एयरक्राफ्ट आ गए, फिर 90 के दशक में कुछ नहीं आए, तो 15 साल 20 साल का ऐसा गैप था कि कोई हवाई जहाज नहीं आया। तो उसकी भरपाई कैसे हो? सरकार को किसी ने बोलिया कि हम तेजस विमान बना लेंगे भारत में। जी हाँ। 1985 की बात है, मैं यंग इन सर्विस था, 5-6 साल की सर्विस हुई थी। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट डीआरडीओ को अच्छे काम करते हैं, इंजीनियर्स भी बढ़िया हैं। उन्होंने बोल दिया हम तेजस विमान बना देंगे, 10 साल 15 साल में बना देंगे और एयरफोर्स को सौंप देंगे। एयरफोर्स ने कहा ठीक है, आप 5 साल और ले लो। तो हमने अंदाजा लगाया, वास्तविक अंदाजा एयरफोर्स का आकलन ये था कि 1985 में जो तेजस का प्रोजेक्ट चालू हुआ, तो चलो 2005 तक तेजस विमान इंडियन एयरफोर्स को आने शुरू हो जाएंगे। तो कर्नल राठौर, हुआ ये कि हमें बताया गया कि तेजस प्रोजेक्ट 1985 से चालू हो रहा है, 10-15 साल में बना देंगे। तो एयरफोर्स ने कहा 5 साल और लगा लो। जी हाँ। तो एयरफोर्स का अंदाजा ये था, वास्तविक स्थिति ऑन ग्राउंड की, हमें 2005 तक तेजस मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है 2005 तक तो फाइनली सिर्फ तेजस का प्रोटोटाइप ही उड़ रहा था। तो मैं दर्शकों को बता दूं प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप में सिर्फ एयरफ्रेम होता है, यानी बॉडी, और उसमें सिर्फ इंजन होता है। तेजस मार्क 1 का जो पहला फाइटर विमान मिला और एयरफोर्स में इंडक्ट करना शुरू किया 2017-2018 हो गए, और एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं, तो 18 जहाज बनाने में और 2 साल लग गए। उसके बाद हम देख रहे हैं टोटल 40 तेजस मार्क 1 हमें मिले, फुल स्टॉप। उसके बाद से इंडियन एयरफोर्स को एक भी विमान तेजस मार्क 1A का नहीं मिला। जी हाँ। तो ये बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ठीक है, एयरफोर्स ने सब्र किया कि ठीक है तेजस आएगा। सरकार ने बोला हम तुम्हें 87 तेजस दे देंगे, प्रैक्टिकली 4 स्क्वाड्रन। उसके कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। जी हाँ। और जो हमारे एयरफोर्स के बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको इस चीज़ का अंदेशा 2011-2014 के आसपास हो गया था कि 80-90 तेजस मिलने वाले हैं। उसके बाद आज से 5 साल पहले सरकार ने ये भी बोल दिया कि भाई हम तेजस मार्क 1 ही नहीं, हम तेजस मार्क 2 भी बना देंगे। जी हाँ। बेहतरीन। और ऐसे फ्लोट करने लगे इंफॉर्मेशन की शायद 80 दे देंगे, 90 दे देंगे, 93 दे देंगे। तो एयरफोर्स खुश हो ये रहा है ऑन ग्राउंड कर्नल राठौर की एयरफोर्स की हालत आज की तारीख में बहुत दयनीय है। सीक्रेट बात नहीं है, और ना ही मैं दर्शकों का मनोबल नीचे करने की कोशिश कर रहा हूं। देश की जनता को पता होना चाहिए कि वायुसेना की वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि कल अगर युद्ध होगा, कोई बोलेगा उच्च स्तर पर, कोई सिविलियन मंत्री बोल देगा, डिफेंस मिनिस्ट्री से आदेश आ जाएंगे कि दुश्मन को नष्ट कर दो, पाकिस्तान में घुस के, चीन में घुस के तिब्बत को नेस्तनाबूद कर दो। नहीं कर सकते। कोई बोलेगा कि एयरफोर्स सामने आकर इंडियन आर्मी को मदद दे, इंडियन नेवी को मदद दे। नहीं कर सकते। मैं नेगेटिव इमेज नहीं दे रहा हूं। हालत यह है कि आज की तारीख में, जैसे हम अगर सोचें, पाकिस्तान दावा करता है उसके पास 22 फाइटर स्क्वाड्रन है। जी हाँ। चीन के पास 100 फाइटर स्क्वाड्रन है। अब बात ऐसी हो जाती है कि अगर चीन के पास 100 फाइटर स्क्वाड्रन है, जाहिर बात है हमारा आकलन ये है कि जैसा हमने गलवान के बाद देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा उन 100 फाइटर स्क्वाड्रन से चीन 20 को तिब्बत में डिप्लॉय कर सकता है। ओके। अगर पुश कम्स टू शव, यानी भयंकर युद्ध हो जाता है जैसे कि 1962 में हुआ था, तो पाकिस्तान के 22 स्क्वाड्रन और चीन तिब्बत में 20 स्क्वाड्रन डालेगा, 42 स्क्वाड्रन। अब नेवी भी बोलती है कि यार हमें भी थोड़ा सपोर्ट दे दो। तो अगर आप हिंद महासागर देखें, अगर बे ऑफ बंगाल देखें, यानी पूर्वी तट, 2 फाइटर स्क्वाड्रन वहां दरकार है। जी हाँ। नेवी को बे ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार तक, स्टेट ऑफ मलाक्का तक सपोर्ट देने के लिए। इसी तरह से 2 फाइटर स्क्वाड्रन हमें पश्चिमी तट पर भी चाहिए। पश्चिमी तट पर क्यों चाहिए? अरब सागर पर कंट्रोल रखने के लिए। जी हाँ। हमने देखे हैं बड़े बड़े दावे कि हम पर्शियन गल्फ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 फाइटर स्क्वाड्रन वहां रखने पड़ेंगे।
तो मोटा मोटी पाकिस्तान के 22, चीन के 20 और पूर्वी और पश्चिमी तट पर 2-2, तो 40 स्क्वाड की रिक्वायरमेंट है। और दुख की बात है कि क्योंकि जहाज पुराने हो रहे हैं, 40 साल, 45 साल, 50 साल के बाद उनको स्क्रैप करना पड़ता है। आप कुछ भी कर लीजिए, डबल 2 लाइफ एक्सटेंशन देके कचरे में फेंकना पड़ता है। तो हमारी स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ कम हो रही है। कम होते होते आज की तारीख में वास्तविक स्थिति ये है, सीक्रेट नहीं है, हमारे पास सिर्फ 30 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं, जहां चीन, पाकिस्तान और इंडियन ओशन में हमें 40 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए, हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रन बने। एक और चीज़ बताता हूं। जी हाँ, जैसे आर्मी में बोलते हैं कि एक ऑथराइज्ड टैंक रेजिमेंट में 45 टैंक होने चाहिए। जी हाँ। एक आर्मी में कहते हैं एक आर्टिलरी रेजिमेंट में 18 गन होनी चाहिए। जी हाँ। इसी तरह से एक मान्यता है कि फाइटर स्क्वाड में 18 फाइटर स्क्वाड एयरक्राफ्ट होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 30 फाइटर स्क्वाड है ना, इनमें आप जमीन पे चले जाइए वहां पर और कमांडिंग ऑफिसर से बात कीजिए, वो बोलेगा सर मेरे पास 16 हैं, मेरे पास 14 हैं। भारतीय वायुसेना की हायरकी ने सोचा है कि 114 MRFA हमें खरीदना चाहिए। तो आज आप क्या क्रिटिकलिटी समझते हैं जो कि भारतीय वायुसेना का ये गैप भर सकती है? कर्नल राठौर, सबसे पहली चीज़ तो है तेजस अगर आ रहा है, क्यों मैं बता रहा हूँ, अमेरिका ने फंसा रखा है हमें, मेरे को बोलने में कोई एतराज नहीं है। ये बात आप फिर से कहें कि हम अमेरिका के जाल में कैसे फंस रहे हैं? कर्नल राठौर, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइटर पायलट था और देश की सेवा की है, और चाहता हूं कि भविष्य में जब मौका मिले हमारे बच्चे जो हैं देश की सेवा कर सकें। अब अमेरिका ने हमें फंसा लिया है, बहुत बुरी तरह से अमेरिका ने हमारी पूंछ, रीढ़ की हड्डी को पकड़ लिया है। हुआ यह है कि तेजस Mark 1, Mark 1A और Mark 2 तेजस का जो बनेगा, सब में अमेरिकन इंजन लग रहा है। जी का F404 लग चुका है, F414 आने वाले हैं। वो एमका में भी लगाने की ऑफर दे रहे हैं। एमका में भी हम जी का F414 लगाने की सोच रहे हैं 2। अब क्या है कि जैसे ही हमने ये लगा लिए, इसके बाद ये जहाज हमारे साथ अगले 40 साल 50 साल तक रहेंगे। यानी अभी अगर 2025 है, हम 2075 में भी तेजस Mark 2 और एमका उड़ा रहे होंगे। उसमें अमेरिकन इंजन है और अमेरिका ने उसकी टेक्नोलॉजी हमें देनी नहीं है। हमें अगले 40 साल, अगले 50 साल तक अमेरिका से अनुनय, विनय, प्रार्थना और भीख मांगकर इन इंजनों के स्पेयर पार्ट लाने पड़ेंगे। सर, ये बात आप बहुत बड़ी कह रहे हैं कि अगर हम आज चाहें भी तो चाह के भी तेजस प्रोग्राम की लाइन बदल नहीं सकते, क्योंकि एयर फ्रेम इंजन के मुताबिक डिज़ाइन किया जा चुका है। इंजन के थ्रस्ट के हिसाब से, इंजन के पार के हिसाब से बाकी सब सिस्टम्स डिज़ाइन हुए हैं। अब वो हम चाहें भी तो या तो ये तेजस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करें, दूसरे इंजन से उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। तो आज हालत ये है, और अमेरिका के हित में है कि भारतीय वायुसेना का तेजस प्रोग्राम सक्सीड न हो। अगर आप याद करें, HF-24 हमने बनाया था। जी हाँ, मारुत बहुत शानदार फाइटर विमान था, बेहतरीन उस जमाने का, 60 के दशक में बना था। एक जर्मन साइंटिस्ट थे क्रुट टैंक, उनको भारत में लाया गया था, उन्होंने ही इस जहाज को डिज़ाइन किया था। वो जहाज बनने के बाद फेल इसलिए हो गया क्योंकि पश्चिमी देशों ने हमें उसके लिए इंजन देने से मना कर दिया। बाद में हमें वो नेट के इंजन होते थे ना, उनको मॉडिफाई करके नेट के 2-2 इंजन लगा दिए। लेकिन नेट के इंजन छोटे थे, तो फाइनली जो HF-24 हमने उड़ाया वो अंडर पावर्ड था। 2 इंजन लगा दिए तो जहाज भी भारी बन गया। ऐसा ही कुछ अब होने वाला है। क्या हो रहा है कि तेजस प्रोजेक्ट को क्या हम कैंसिल कर पाएंगे? नहीं, हमने वो मछली आधी खा ली है। तो तेजस अब आएगा, लेकिन क्या अमेरिकन इंजन के साथ आएगा? मैंने देखा अमेरिका तो ब्रेक मार मार के देगा। कि अगर मैं आपको फुल अथॉरिटी कल देता हूं कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ आप डिसाइड करें, और जो डिसाइड करेंगे वही फुल एंड फाइनल है, भारतीय वायुसेना के लिए आप
क्या करने वाले? कर्नल राठौर, देखिए, दुश्मन हमारा बहुत मजबूत है, चीन मजबूत है। कोई, मैं देश की बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरे को सिर्फ दुख इस बात का है कि दुश्मन के लिए आपको उतना तैयार रहना पड़ेगा जिससे कि दुश्मन आपको गंभीरता से ले, इज्जत दे, इज्जत दे, डरे। डरे। कर्नल राठौर, अगर देश को अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल तक गर्व से सीना चौड़ा करके दुश्मन से बात करनी है, मैं ये 26 जनवरी की फ्लाई पास्ट की नहीं बात कर रहा हूं, असली फ्लाई पास्ट करनी है 26 जनवरी के दिन में, तो हमें विदेश से 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, कोई भी लाके दे दो। नहीं, कोई भी की तो बात बहुत दिन से चल रही, आप बताएं आपकी क्या पिक है? देखिए, अब साहब वाले बोल रहे हैं ग्रिफन दे देंगे, उसकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी है। F-16 अमेरिका बोल रहा है ले लो, पुराना है। F-18 ले लो, पुराना है। अमेरिका बोल रहा है F-21 बना देंगे, जो कि एक कॉम्बिनेशन होगा F-16 का, वो ड्राइंग बोर्ड पर ही है। तो अमेरिकन कोई जहाज फिट नहीं बैठता है। मैं 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं, जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। शानदार, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार है तो रशिया। हम ऑलरेडी पिछले 50 साल से MiG-21 बना रहे थे, बाद में अभी हमने 270 सुखोई 30 बना लिए HAL के पास। उसकी जितनी प्लांट है सुखोई 30 के लिए वो है, जो होते हैं टूल्स, टेस्टर्स, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, लेबोरेटरीज, वर्कशॉप, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, सुखोई 35 रशिया देने के लिए राजी है। रशिया तो ये भी बोल रहा है पूरा का पूरा प्लांट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे देगा। व्हाई नॉट? सुखोई 35 रशिया यूक्रेन वॉर में पिछले 4 साल से लड़ रहा है। अब हम उसको भारत में बनाएंगे, रशिया मदद कर देगा। हाँ ठीक है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बहुत आगे है, हम पहले भी कर चुके हैं। इजराइल की मदद से हम सुखोई 35 पे एक से एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स रेडार लगा देंगे, मिसाइलें लगा देंगे। उसका एक बोनस और भी हो जाएगा। देखिए, भविष्य में हो सकता है कभी हमें 5वीं पीढ़ी की फाइटर विमान चाहिए, रशिया बोल रहा है सुखोई 57 ले लो। तो HAL, कोई भी HAL नासिक में ही बनेगा। अगर वहां पर प्रोडक्शन लाइन सुखोई 35 की चल रही है, उसी प्रोडक्शन लाइन पर जब हम 114 सुखोई 35 बना लेंगे, उसी प्रोडक्शन लाइन पर, उसी हैंगर में, उसी स्पेस में, उन्हीं जिग के साथ, उन्हीं ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट के ऊपर सुखोई 57 की भी प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। हम 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ले लें सुखोई 35, 114 बनाने में हमें 5 साल 10 साल लग जाएंगे, और उसके बाद सुखोई 57 हमें चाहिए 5th जनरेशन। पाकिस्तान ला रहा है अपने J-35 ला रहा है। तो हमारे पास 5th जनरेशन की थ्रेट तो इंडिया के ऊपर है ही है। चाइना के पास है J-20, पाकिस्तान लेके आ रहा है। तो हमें ये कॉम्बिनेशन जो है सुखोई 35 और सुखोई 57 का समझ में आता है। लेकिन बात सर हमेशा अटकती है पैसे के ऊपर। हर बार ये बात का रोना रोया जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या सलाह देना चाहेंगे आप, कैसे हम इंडियन एयरफोर्स के लिए पैसे जुटाएं ताकि ये चीज की जा सके? कर्नल राठौर, मेरा एक फार्मूला है 60,000 करोड़ का। जी हाँ, मैं बोलता हूं तेजस प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने बैंक में जमा कर दिए हैं। मैं बोलता हूं एमका प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ रुपए भारत सरकार, निर्मला सीतारमण मैडम ने बोला दे देंगे। उसके बाद हम बोलते हैं कि हमने मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेना है, 114 है, 500 करोड़ का जहाज होगा, 1000 करोड़ का होगा तो 60,000 करोड़ में वो भी आ जाएंगे। और जिस दिन हमें स्टेल्थ विमान चाहिए, हमें समझिए स्टेल्थ विमान चाहिए 24, 36 या 48। एक स्क्वाड्रन में अगर 18 है तो 2 स्क्वाड्रन तो हमें चाहिए ही, 18 और 18 36, 60,000 करोड़ में। तो कुल मिला के 2,40,000 करोड़ रुपए की बात है। जी हाँ, भारत सरकार के पास पहली चीज दिक्कतें हैं, मैं समझ सकता हूं, मैं भी टैक्स पे करता हूं। अगर भारत सरकार को दिक्कत है, ठीक है, इधर उधर से ले लें, कितने तरीके हैं हमारे यहाँ पर। मैं कल परसों ही बात कर रहा था, हमारी आबादी 140 करोड़ की है।
अगर भारत सरकार 140 देश प्रेमियों को बोले भाई हजार करोड़ रुपए दे, हजार रुपया दे दे इस साल चंदे में, तो 140 करोड़ लोग अगर हजार रुपया देंगे 1,40,000 करोड़ आ जाएंगे, खरीद लेते हैं। हम क्या इतने ही गए गुजरे हैं? देश प्रेमी जनता है हमारी। अरे हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं हर महीने 1 लाख करोड़ का या 1,20,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा छोटा सा सेस लगा दो 5% का। 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आपके पास सारे पैसे 1,20,000 करोड़ रुपए, आपके पास 2,40,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूं, जी हाँ। पुराने जमाने में एक परंपरा होती थी, यूरोप में तो थी, सब राजा लोग अपने यहाँ जो अमीर लोग होते थे ना या इंडस्ट्रीज के लोग होते थे उनको बोलते थे यार तुम एक टैंक रेजिमेंट स्पॉन्सर कर दो। रॉयल एयरफोर्स में परंपरा काफी देर तक चली कि यार तुम एक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या धनाढ्य व्यक्ति को बोल दिया कि यार तुम एक फाइटर स्क्वाड्रन स्पॉन्सर कर दो, हम वो फाइटर स्क्वाड्रन तुम्हारे नाम पर रहेगा और साल में तुम्हें एक बार फाइटर स्क्वाड्रन में बुलाकर चाय और नाश्ता भी खिला देंगे। जरूरत पड़ी तो फाइटर स्क्वाड्रन के झंडे में तुम्हारा नाम लिख देंगे उसके जहाज के ऊपर, मेसर्स राठौर एंड सन या टाटा एंड सन्स, अडानी जो भी है। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े धनाढ्य इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटाज हैं, अडानीज हैं, नाम कितने हैं, L&T है। हम सबको बोल देंगे यार तुम एक फाइटर स्क्वाड्रन स्पॉन्सर कर दो, वो फाइटर स्क्वाड्रन तुम्हारे नाम पर होगा, झंडा डंडा नाम नमक निशान सब जगह तुम्हारा नाम लिख देंगे, जहाज के ऊपर भी तुम्हारा नाम लिख देंगे तुम्हारी कंपनी का, ये दे देंगे पैसे। वंडरफुल सर, ये कॉरपोरेट का इन्वॉल्वमेंट अगर किया जाए या क्राउड फंडिंग की जाए, जो दो आपने पॉइंट दिए हैं ना, इससे ये चीज की जा सकती है, डूएबल है। इसको आप हंसी या मजाक में ना लें। अगर हम हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज में जाते हैं जिसके अंदर PSU भी शामिल हैं, तो वो मेरे ख्याल से सहर्ष एक स्क्वाड्रन नहीं तो आधा स्क्वाड्रन देने को तो तैयार हो जाएंगे और ये चीज़ की जा सकती है। लेकिन आज ज़रूरत है कि हम जल्दी से जल्दी इंडियन एयरफोर्स के इस क्रिटिकल गैप को भरें, नहीं तो शायद बहुत देर हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद कर्नल राठौर।